बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। बेटा, जैसे कि लास्ट टाइम हमने माई एसक्यूएल डेटाबेस के अंदर डेटाबेस बनाने के बाद एक टेबल बनाया था साइट इन्फो के नाम से, साइट अंडरस्कोर इन्फो, और उसमें हमने अपनी बेसिक वेबसाइट की इंफॉर्मेशन को रखा था और हमने कहा था कि हम इसी डेटाबेस में से ये इंफॉर्मेशन फैच करके इस पेज के ऊपर डिस्प्ले करवाएंगे। तो उसके लिए हमें सबसे पहले पीएचपी के अंदर माई एसक्यूएल कनेक्टिविटी का कोड लिखना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले इसी तरह एक न्यू फाइल बनाएंगे। उस फाइल के अंदर हम क्या करेंगे, डेटाबेस कनेक्टिविटी का कोड लिखेंगे। तो उसके लिए हमने क्या करना है कि पीएचपी का टेक्स्ट स्टार्ट कर देना है, इसी तरह क्लोज़ कर देना है और इस पेज को हम क्या कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं। इसको आप कोई भी नाम दे सकते हैं, डेटाबेस का नाम दे सकते हैं, कन्फिग का नाम दे सकते हैं, कन्फिग्रेशन के लिए आप रख दें या जो भी आप नेम देना चाहें। अब इसको इंक्लूड के अंदर रखना है तो इंक्लूड के अंदर रख दें। मेरा ख्याल है इंक्लूड बेहतर ऑप्शन है क्योंकि इसके अंदर हम वो पेजेस रख रहे हैं जो हम बाकी जगह क्या करवा रहे हैं, इंक्लूड करवा रहे हैं। तो आप यहाँ पे डेटाबेस का नाम रख दें या आप कनेक्टिविटी का रख दें या कनेक्ट का रख दें, कन्फिग का रख दें। तो नाम आप कोई भी रख सकते हैं। मैं डेटाबेस का नाम यहाँ पे रख रहा हूँ। तो यहाँ पे हम डेटाबेस की कनेक्टिविटी का कोड लिखेंगे। तो डेटाबेस की कनेक्टिविटी के लिए हम यूज़ करेंगे माई एसक्यूएल को। तो यहाँ पे हम उसके लिए जो ऑब्जेक्ट बनाएंगे, हम पहले क्या कर लेते हैं, विदाउट ऑब्जेक्ट कर लेते हैं और बाद में हम विद ऑब्जेक्ट यानी माई एसक्यूएल का ऑब्जेक्ट बना के उसके साथ काम करेंगे। तो अभी सिंपल हम वेरिएबल बनाते हैं और उस वेरिएबल के अंदर इंफॉर्मेशन क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। तो माई एसक्यूएल अंडरस्कोर कनेक्ट फंक्शन है, ये याद रखिएगा। जब भी हमें यूजिंग माई एसक्यूएल डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करनी है तो हमें माई एसक्यूएल अंडरस्कोर कनेक्ट फंक्शन को क्या करना है, यूज़ करना है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो नीचे आपको शो हो रहा है कि आपको पैरामीटर्स जो देने हैं उसमें सबसे पहला पैरामीटर है होस्ट, फिर यूज़र नेम, फिर पासवर्ड, फिर डीबी नेम और फिर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। आप जस्ट जो इसके ज़रूरी पैरामीटर्स हैं वो आप इसको पास कर दें, जैसे होस्ट नेम है, यूज़र नेम, पासवर्ड और डेटाबेस नेम। तो ये चीज़ें हम इसको देंगे। उसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर वेरिएबल बना दें और उन वेरिएबल्स के अंदर इंफॉर्मेशन रख दें। जैसे मैं यहाँ पे जस्ट होस्ट और होस्ट के अंदर मैं इंफॉर्मेशन रख देता हूँ होस्ट की। अब क्योंकि हम लोकल होस्ट को यूज़ कर रहे हैं यानी हमारी जहाँ पे वेबसाइट पड़ी है उसी के अंदर ही उसी सेम सर्वर के ऊपर ही हमारी क्या है, डेटाबेस पड़ी है। नॉर्मली क्या होता है कि अगर सेम सर्वर के ऊपर वेबसाइट और सेम सर्वर के ऊपर ही आपकी डेटाबेस हो तो आप लोकल होस्ट यूज़ करते हैं, या अगर आपकी जो डेटाबेस है वो किसी और सर्वर के ऊपर एग्जिस्ट करती है, उसका कोई और मतलब एड्रेस है, तो फिर आपको यहाँ पे पूरा उस सर्वर का एड्रेस देना होता है जो नॉर्मली क्या होता है, आईपी एड्रेस होता है उस सर्वर का। और नेक्स्ट आपको यहाँ पे क्या करना है, और हम जैम्प या वैम्प वगैरह यूज़ करते हैं तो इसमें हम लोकल होस्ट ही यहाँ पे होस्ट का नेम देते हैं। फिर उसके बाद हमें होस्ट की इंफॉर्मेशन के बाद हमें यूज़र नेम देना है, जो भी हमारी डेटाबेस का यूज़र नेम और पासवर्ड होगा। तो हमारी जो डेटाबेस का यूज़र नेम और पासवर्ड होता है वो यहाँ पे यूज़र नेम होता है रूट, और पासवर्ड जो होता है वो हमारा $, पासवर्ड। और पासवर्ड यहाँ पे क्या होता है कि एम्प्टी होता है, कोई पासवर्ड आप पहले से सेट नहीं करके रखते। अगर आप सेट करते हैं तो फिर जो पासवर्ड आपने सेट किया होगा वो यहाँ पे आपको पासवर्ड देना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे डीबी का नेम देना है। तो डेटाबेस का नेम, जैसे हमने डेटाबेस बनाई थी ई कॉमर्स के नाम से, तो हम डेटाबेस का नाम क्या देंगे, ई कॉमर्स। अब यहाँ पे मुझे यही चारों जो वेरिएबल्स हैं ये पास कर देने हैं होस्ट। मैं डायरेक्टली भी यहाँ पे क्या कर सकता था, लिख सकता था डबल कोटेशन में लोकल होस्ट फिर रूट, क्योंकि ये सारी स्ट्रिंग में वैल्यूज़ हैं। तो $, यूज़र नेम,
फिर उसके बाद मुझे यहाँ पे क्या देना है, $, पासवर्ड, और उसके बाद मुझे क्या देना है, DB का नेम देना है। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पे अगर आपका क्या होता है कि कनेक्शन सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा, तो आप आगे जो भी इस पे ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं इस डेटाबेस के ऊपर, तो वो आप ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे मुख्तलिफ़ किस्म की क्यूरीज़ होती हैं, इंसर्ट की, अपडेट की, डिलीट की, या आप डेटा फैच करना चाहते हैं तो आप फैच कर सकते होते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले तो हमें ये चेक करना है कि हमारी जो कनेक्टिविटी है वो क्रिएट अगर नहीं हुई तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे एरर मैसेज डिस्प्ले करवाएंगे। तो यहाँ पे आपको क्या रिटर्न क्या होता है मैं आपको यहाँ पे शो करवा देता हूँ। तो उसके लिए हम जो बिल्ट इन फंक्शन यूज़ करते हैं वो ऑलरेडी भी मैंने आपको बताया हुआ है कि वेरिएबल अंडरस्कोर डंप जो फंक्शन है वो आपको हमेशा रिटर्न करता है वेरिएबल की डेटा टाइप और उसके अंदर पड़ी हुई वैल्यू को। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, दरअसल चेक करेंगे कि जब हमारी डेटाबेस कनेक्टिविटी हो जाती है तो हमें $, कनेक्शन के अंदर ये जो वेरिएबल हमने लिया है $, के नाम से, इसमें क्या रिटर्न होता है। और जब हम यहाँ पे यूज़र नेम, पासवर्ड या कुछ चीज़ गलत करके देखेंगे कि जब डेटाबेस कनेक्टिविटी सक्सेसफुली नहीं होती तो उस सूरत में क्या होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें इसको रन करके, तो इस पेज को रन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो मैं जाता हूँ localhost/e-commerce, और उसके बाद ये है इंक्लूड फोल्डर के अंदर हमने database.php के नाम से इसको सेव किया है। तो यहाँ पे देखें क्योंकि डेटाबेस कनेक्टिविटी सक्सेसफुली क्रिएट हो गई है तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर मल्टीपल इंफॉर्मेशन आ रही है। अब हमने देखना है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इसके अंदर मैं क्या करता हूँ कि ई-कॉमर्स जो डेटाबेस नेम है उसको मैं गलत कर देता हूँ, रॉन्ग डेटाबेस नेम देता हूँ, फिर उसके बाद मैं इसको चेक करता हूँ तो ये क्या करता है। तो एक तो देखें यहाँ पे क्या हुआ है कि उसने मुझे यहाँ भी एरर वार्निंग डिस्प्ले करवा दिया, और दूसरा यहाँ पे मुझे बुलियन के अंदर वैल्यू रिटर्न हो रही है जो कि फॉल्स रिटर्न हो रही है। तो इसका मतलब है क्योंकि हम ये जो वार्निंग्स वगैरह होती हैं ये जब हम डेवलपमेंट फेज से निकल आते हैं और हम क्लाइंट को ये प्रोजेक्ट हैंड ओवर कर देते हैं या हम ऑफिशियली लॉन्च कर देते हैं, तो फिर हम वार्निंग्स और जितनी भी हमारी एरर लिस्ट होती है उसको हम हाइड कर देते हैं, तब हम शो नहीं करते कि एंड यूज़र को। तो वहाँ पे हमें ये चीज़ तो नज़र नहीं आएगी, लेकिन हमें ये पता चल रहा है कि जब डेटाबेस कनेक्टिविटी सक्सेसफुली नहीं होगी तो उस सूरत में हमें रिटर्न हमेशा क्या होगा, हमें फॉल्स रिटर्न होगा। तो अब फॉल्स जब रिटर्न होगा तो सिंपल आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे कंडीशन लगानी है कि अगर तो आपको फॉल्स रिटर्न हो रहा है तो आप क्या करें, यानी मैंने इसको नॉट क्यों लगाया है कि ये कंडीशन क्या हो जाए, ट्रू हो जाए। तो उसे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कोई मैसेज डिस्प्ले करवा सकते हैं। जैसे सिंपली अभी मैं मैसेज क्या डिस्प्ले करवाऊँगा कि कनेक्टिविटी डेटाबेस कनेक्टिविटी प्रॉब्लम। आप कोई भी एरर डिस्प्ले करवा सकते हैं, या सिंपली नॉर्मली क्या होता है कि अक्सर हम एक पेज से दूसरी पेज की तरफ क्या करवा देते हैं, शिफ्ट करवा देते हैं, मूव करवा देते हैं, एरर भी डिस्प्ले करवा देते हैं और साथ में दूसरे पेज की तरफ मूव करवा देते हैं, या सिंपली दूसरे पेज पे मूव करवा देते हैं कि अभी कुछ यहाँ पे एक हमारा एरर का मैसेज जो पेज होगा ना वो बना हुआ होगा, और हम जब यहाँ पे एरर आएगी तो इसको शिफ्ट करवा देंगे उस पेज पे, और वहाँ पे हम डिस्प्ले करवा देंगे कि कोई सिस्टम में प्रॉब्लम चल रही है, या किसी किस्म का भी एरर मैसेज जो है वो हम डिस्प्ले करवा देंगे, जिससे यूज़र को पता चल जाएगा कि मुझे थोड़ी देर क्या करना है, वेट करना है। तो थोड़ी देर के बाद मैं क्या करूँगा, दोबारा इसको विज़िट कर सकता हूँ। अभी हम सिंपली यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डेटाबेस कनेक्टिविटी प्रॉब्लम एरर जो है वो डिस्प्ले करवा रहे हैं। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, साथ में एरर तो इस तरह डिस्प्ले यहाँ पे आपको ये नज़र आएगा।
आप यहाँ पे HTML के टैग फॉन्ट वगैरह यूज़ करना चाहें और इसका कलर ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। जैसे मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ, फॉन्ट कलर ऐड। वैसे तो नॉर्मली क्या होता है कि सॉरी, इसको आपने क्या कर देना है, ये कर दें। नॉर्मली तो ये चीज़ें जो हैं वो बनी बनाई आपको मिलती हैं फ्रंट एंड डेवलपर से, और आपने क्या करना होता है, जस्ट जो भी चीज़ है उसको मूव करवा देना होता है उस पेज की तरफ या उस एरर की तरफ। तो ये सिंपल हमने रेड में एक एरर डिस्प्ले कर दी। तो नेक्स्ट हमने क्या करना है कि जब हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हमारी डेटाबेस का नाम हमने सही दिया होगा, तो फिर ये देखें ये एरर डिस्प्ले नहीं होगी। तो फिर उस सूरत में हमने क्या करना है कि हमने अब क्यूरी लगानी है कि जो टेबल है हमारा बना हुआ उस टेबल में से डेटा को फैच करें और हमें डिस्प्ले करवाए। तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको क्यूरी बनानी है। क्यूरी ऑलरेडी अगर डेटाबेस आपने पढ़ी हुई है और डेटाबेस के अंदर क्यूरीज आप जानते हैं तो वेल एंड गुड, वरना आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको पहले क्यूरीज सीखनी पड़ेंगी कि किस तरह सेलेक्ट की क्यूरी लगाई जाती है, किस तरह इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। तो इन क्यूरीज़ की आप प्रैक्टिस कर लें और सीख लें ताकि आपको पता हो। तो सिंपली सेलेक्ट की क्यूरी जो होती है वो डेटा को फैच करने के लिए होती है टेबल से। तो सेलेक्ट यहाँ पे अगर आपने कोई स्पेसिफिक कॉलम की वैल्यू फैच करनी है तो आप कॉलम नेम लिखेंगे। जैसे मैं CL1 फॉर एग्जांपल लिखता हूँ या नेम लिखता हूँ तो जस्ट नेम वाली फील्ड की ही वैल्यू मेरे पास आएगी। लेकिन अगर मैं तमाम फील्ड की वैल्यू चाहता हूँ तो फिर मैं स्टैरिक लगाऊंगा। तो सेलेक्ट स्टैरिक फ्रॉम टेबल नेम, अगर आपको याद हो तो हमने site_info रखा था। तो ये मैंने क्यूरी, अभी ये स्ट्रिंग की फॉर्म में मैंने क्यूरी बना ली है। आप हमेशा जब बिल्कुल बेसिक लेवल पे होते हैं तो आप इस तरह क्यूरी बनाया करें। तो क्यूरी को फिर क्या कर दिया करें, डिस्प्ले कर दिया करें, या डायरेक्टली यहाँ से क्यूरी को उठाएं, कॉपी करें और अपनी इस PHP MyAdmin वाली साइड पे जाके यहाँ इस क्यूरी को क्या कर लिया करें, रन करके देख लिया करें। जैसे यहाँ पे मैं क्या करूँगा, पेस्ट करूँगा और फिर गो पे क्लिक करूँगा तो मुझे पता चलेगा कि मेरी क्यूरी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो रही है। अगर इसमें कहीं किस्म का कोई एरर होता, जैसे यहाँ पे मैं एरर टेबल नेम गलत कर देता हूँ, तो ये देखें ये मुझे एरर दे रहा है। तो यहाँ से हमें क्लियर हो जाता है कि हमारी क्यूरी में कहाँ पे क्या मसला है। तो आप क्यूरी को भी, अपनी क्यूरी को भी वेरीफाई कर लिया करें। क्यूरी को डिस्प्ले करना हो तो आप क्यूरी को डिस्प्ले उस सेंस में किया जाता है जब हम क्या कर रहे होते हैं कि डिबगिंग कर रहे होते हैं, यानी हम एरर फाइंड कर रहे हों और फिर एरर फाइंड करके रिमूव करने की कोशिश कर रहे हों तो हम ये प्रोसेस करते हैं। वरना सिंपल क्यूरी बन गई तो क्यूरी बन गई, तो आप इस क्यूरी को बाकायदा आपने एग्जीक्यूट करवाना है। तो क्यूरी को एग्जीक्यूट करवाने के लिए उसके लिए जो फंक्शन यूज़ होता है वो है mysqli_query। mysqli_connect पहला फंक्शन पढ़ा जो डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करवाएगा, और दूसरा फंक्शन हम पढ़े mysqli_query जो हमारी क्यूरी को क्या करवाएगा, एग्जीक्यूट करवाएगा। अब यहाँ पे भी आपने याद रखना है कि आपको दो यहाँ पे पैरामीटर नेसेसरी देने होते हैं। एक है mysqli लिंक, यानी जिसके अंदर डेटाबेस कनेक्टिविटी की इंफॉर्मेशन पड़ी है, और दूसरी आपको स्ट्रिंग क्यूरी देनी होती है। तो अगर आप डेटाबेस कनेक्टिविटी की बात करें तो वो हमारी इंफॉर्मेशन $कॉन में पड़ी है, और अगर हम क्यूरी की बात करें तो वो हमने रखवा ली है $क्यू के अंदर। हम चाहते तो डायरेक्ट भी यहाँ पे स्ट्रिंग ये यहाँ पे डायरेक्टली भी लिख सकते थे, लेकिन यहाँ वेरिएबल बना के आप काम किया करें तो आपका काम क्या हो जाता है, एक तो मतलब इजी टू अंडरस्टैंड होता है, बाद में आप आसानी से ख़ुद भी समझ सकते हैं या कोई और देखेगा तो उसको समझ सकेगा, और इजी टू मॉडिफाई भी होता है। आप बाद में इसमें कोई चेंजेस करना चाहें तो वो आसान हो जाती हैं आपके लिए, या कोई मिस्टेक्स होती हैं, एरर होती हैं तो उनको भी फाइंड करना और रिमूव करना आसान हो जाता है। तो यहाँ तक आप क्या कर सकते हैं कि फिर आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, वेरिएबल अंडरस्कोर डंप करके यहाँ पे इस RES की वैल्यू को डिस्प्ले कर सकते हैं कि इसके अंदर हमें रिटर्न क्या हुआ है। तो अगर मैं इसको दोबारा रिफ़्रेश करूँ, सॉरी,
तो यहाँ पे देखें ये मुझे एक ऑब्जेक्ट की सूरत में रिटर्न हो रहा है और इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की वैल्यूज़ यहाँ पे आ रही हैं। अब देखें अगर मैं इसको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दूंगा, जैसे मैं फ्रॉम की स्पेलिंग गलत कर देता हूँ, तो अब ये क्यूरी में एरर है। अब जब क्यूरी में एरर होगा तो इसमें हमें रिटर्न क्या होगा, फॉल्स होगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि क्यूरी अगर मैं गलत कर देता हूँ तो फिर मुझे रिटर्न क्या होगा, फॉल्स रिटर्न होगा। तो यहाँ भी अगर आप इफ़ कंडीशन लगाना चाहें चेक करने के लिए कि आपकी क्यूरी जो है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुई है या नहीं हुई, तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आपने जो भी एरर मैसेज डिस्प्ले करवाना हो तो आप एरर मैसेज क्या करवा सकते हैं, डिस्प्ले करवा सकते हैं। ठीक है, क्यूरी प्रॉब्लम कोई भी आप एरर मैसेज डिस्प्ले अगर करवाना चाहें तो। उसके बाद नेक्स्ट, अगर ये भी हमारी क्यूरी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होती है, कोई एरर नहीं होगा, तो ये तो नहीं चलेगी। ठीक है, और नॉर्मली क्या किया जाता है, इसके बाद एग्ज़िट का फंक्शन भी लगा दिया जाता है। एग्ज़िट का फंक्शन जो होता है या डाई का फंक्शन के इसके बाद यहाँ पे काम क्या हो जाएगा, मतलब ये आगे एग्जीक्यूट ना करे। जैसे ही ये इफ़ कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी, तो यहाँ पे ये बात ख़त्म कर देगा और नेक्स्ट जो स्टेटमेंट्स हैं उनको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। अब यहाँ भी क्या होगा कि अगर फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि अगर एरर होती है, जैसे यहाँ पे अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ मैंने एरर कर दिया है, मैंने प्रॉब्लम क्रिएट की है। तो अब देखिए ये मुझे डेटाबेस कनेक्टिविटी प्रॉब्लम भी एरर शो कर रहा है और यहाँ भी एरर मुझे शो कर रहा है। अब होना तो ये चाहिए था कि जब ये एरर है तो फिर इसके बाद क्या हो जाना चाहिए, ख़त्म हो जाना चाहिए। तो जैसे मैं आपको कह रहा था कि हम नॉर्मली तो क्या करवाते हैं कि यहाँ एरर डिस्प्ले भी नहीं करवाते, उसको एक एरर का पेज बना हुआ होता है, वहाँ पे यूज़र को ले जाते हैं कि वो थोड़ा वेट कर ले, अभी सिस्टम में कोई प्रॉब्लम चल रही है। लेकिन अगर हम इस सूरत में चाहते हैं कि ये आगे ना जाए तो यहाँ पे आप एग्ज़िट भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो एग्ज़िट फंक्शन क्या करेगा, आप देखेंगे कि अब अगर मैं सेम ये चलाता हूँ तो यहाँ पे ये रुक गया है, इससे नेक्स्ट स्टेटमेंट को उसने एग्जीक्यूट ही नहीं किया। तो इसको भी हम अब दोबारा ठीक कर देते हैं। ठीक है, तो आप देखें हमारी कोई भी एरर नहीं आएगी। इसी तरह यहाँ भी आप एग्ज़िट लगाना चाहें तो उसी तरह एग्ज़िट लगा सकते हैं। अब जब यहाँ तक हमारी अगर ये क्यूरी भी सक्सेसफुली चल गई तो अब हम क्या करेंगे, अपना डेटा क्या करेंगे, डिस्प्ले करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें अगर आप देखें तो इसमें मल्टीपल रोज़ नहीं है। जहाँ पे मल्टीपल रोज़ ना हो तो वहाँ पे सिंपली आप क्या कर सकते हैं कि लूप के बगैर ही इसको क्या कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। या जहाँ पे आपको कंफर्म हो कि आपने क्या किया है, जैसे हमने कहा था कि हम इसका स्टेटस चेक करेंगे, जिसका स्टेटस होगा वेयर स्टेटस, आई थिंक सो हमने स्टेटस ही रखा था, स्टेटस 1 होगा, उसको हम क्या करेंगे, स्टेटस 1 ही है। ठीक है, तो उसको ही हमेशा, चाहे मल्टीपल रोज़ भी होंगी तो हम एक ही रो फैच करेंगे जिसका स्टेटस क्या होगा, 1 होगा, तो हमेशा एक रो उठ के आएगी। अगर मल्टीपल रोज़ होती तो मुझे लूप लगाने की ज़रूरत थी, अभी मुझे लूप लगाने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिंपल एक ही रो है तो मैं उसके लिए क्या यूज़ कर सकता हूँ, fetch_रो। आपने क्या फंक्शन यूज़ करना है, mysqli_fetch_रो, ये फंक्शन यूज़ करना है। और आपने इस फंक्शन को, अब देखें यहाँ पे भी आप देख लें कितने पैरामीटर देने हैं, आपने एक पैरामीटर देना है और वो कौन सा देना है, जो mysqli_result ने आपको रिज़ल्ट रिटर्न किया है वो रिज़ल्ट आपको यहाँ पे क्या करना है, देना है। तो ये सिंपली मैंने यहाँ पे दे दिया, सॉरी यहाँ पे। और नेक्स्ट आप var_dump करके इसको भी चेक कर सकते हैं कि अब इसके अंदर आपको क्या इन्फॉर्मेशन रिटर्न हो रही है। सॉरी, तो यहाँ पे देखें आपको वो सारा डेटा शो हो रहा है, साथ में डेटा टाइप भी शो हो रही है। जैसे पहले की इस रो की डेटा टाइप क्या है कि ये एरे टाइप एक हमारे पास वेरिएबल है जिसकी लेंथ टोटल कितनी आ रही है, 10। क्यों, क्योंकि ये हमें 0 के साथ, 1 इंडेक्स के साथ, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स, 4, 5 इंडेक्स के साथ तमाम वैल्यूज़ को क्या कर रहा है, डिस्प्ले कर रहा है। ठीक है,
तो टोटल 0 से लेकर कितने इंडेक्स बन रहे हैं, 9 इंडेक्स। तो इस वजह से इसकी जो रो है ये एक एरे टाइप है और इसकी जो तमाम वैल्यूज़ हैं वो हमें यहाँ पे शो हो रही हैं, ठीक है। और ये जो वैल्यूज़ हमें शो हो रही हैं ये हमें शो हो रही हैं इंडेक्स वाइज। अब मुझे कंफर्म हो गया कि ये एरे टाइप है, तो इसको आप एक खूबसूरत तरीके से भी डिस्प्ले करके इसकी वैल्यूज़ क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। वैसे तो एक प्रिंट अंडरस्कोर आर भी है, तो प्रिंट अंडरस्कोर आर में कुछ ऐसे डिस्प्ले होंगी, लेकिन आप एक प्रॉपर तरीके से इसको डिस्प्ले करना चाहते हैं तो आपको इससे ऊपर क्या यूज़ करना है, प्री का टैग यूज़ करना है। तो आपका फॉर्मेट जो है वो बहुत ज़बरदस्त बन के आएगा। अभी देखिएगा कि ये इस तरह, तो ये जो टेबल में आपकी इंफॉर्मेशन जहाँ जहाँ पड़ी है, तो 0 पे 1 पड़ा है, 1 इंडेक्स पे ई कॉमर्स, तो आपको ये इस तरह इंफॉर्मेशन क्या होगी, डिस्प्ले होगी। नेक्स्ट, अगर ये इंफॉर्मेशन अब मैं डिस्प्ले करना चाहता हूँ, तो डिस्प्ले करने के लिए यानी मैं इस तरह तो अब नहीं करूँगा ना, तो मुझे ये इंफॉर्मेशन तो बाद में कहाँ पे डिस्प्ले करनी है, ये इन्फॉर्मेशन अपने पेज पे डिस्प्ले करनी है। तो सबसे पहले तो मुझे क्या करना है कि ये जो एक्स्ट्रा कोड जो मैंने टेबल में से डेटा फैच करने के लिए लिया है, ये मैं डेटाबेस वाले में नहीं रखूँगा। डेटाबेस वाले में तो जस्ट मैं कनेक्टिविटी तक का कोड रखूँगा। नेक्स्ट कोड जो है वो या तो मैं उसी पेज हेडर के अंदर रख लूँगा, या मैं एक एक्स्ट्रा PHP का पेज भी बना के वहाँ पे रख सकता हूँ। तो फिलहाल मैं क्या करूँगा कि यहाँ से इस कोड को क्या कर लूँगा, उठा लूँगा, क्योंकि यहाँ पे जस्ट मैं जहाँ भी मुझे डेटाबेस कनेक्टिविटी की ज़रूरत होगी वो मैं ये वाला कोड क्या कर लूँगा, वहाँ पे इंक्लूड करवा लूँगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं कहता हूँ कि मुझे यहाँ पे ज़रूरत है, तो यहाँ पे मुझे इंक्लूड करवाने के लिए यहाँ पे मैं सिंपल क्या करता हूँ, इंक्लूड, और इंक्लूड के बाद मैं क्या करता हूँ, पाथ दे देता हूँ किसका। अब जहाँ पे header.php पड़ी है वहीं पे database.php पड़ा है, तो जस्ट आप यहाँ पे क्या दे दें, database.php, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा। किसी किस्म की एरर तो नहीं आ रही, ये सही इंक्लूड हो गया। उसको चेक करने के लिए आप पेज को क्या कर लें, रिफ़्रेश कर लें। अगर तो कोई एरर आती है तो इसका मतलब है आपका पेज इंक्लूड नहीं हुआ। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि नेक्स्ट जो कोड है वो मैंने कहा आप एक्स्ट्रा अलग से फंक्शन बनाना चाहें, लेकिन फंक्शंस क्लासेस उस तरफ हम बाद में जाएंगे। अभी हम सिंपल जो कोडिंग है बेसिक लेवल की वो हम कर रहे हैं, तो जिसे स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग भी कहते हैं, तो हम सिंपल वो कर रहे हैं। तो इसमें अब मैं यहीं पे क्या कर रहा हूँ, अब ये वाला कोड जो है क्योंकि वो मुझे जस्ट और जस्ट इस पेज पे ज़रूरत है, तो database.php जो डेटाबेस कनेक्टिविटी है, तो ये जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी तो ये वाली मैं लाइंस वहाँ इंक्लूड करवा लूँगा ये फ़ाइल। और ये जहाँ पे जिस रिलेटेड मुझे क्यूरी लगानी होगी उस रिलेटेड मैं क्यूरी उस पेज के मुताबिक लिखूँगा, तो ये वाला कोड मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट करूँगा। अभी यहाँ पे हम क्या करते हैं, एग्जिट लगा के रखते हैं कि इसके बाद वाली हमें इंफॉर्मेशन कोई भी अभी शो ना करे। जैसे यहाँ पे ये देखें कोई भी इंफॉर्मेशन बाद वाली शो नहीं होगी। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि मैं सिंपली अगर वैल्यूज़ को डिस्प्ले करना चाहूँ तो मैं वैल्यूज़ डिस्प्ले कैसे करूँगा, यहाँ पे लिखने के बजाय आप यहाँ लिखें ये एको। जैसे आपने एरे तो ऑलरेडी पढ़े हैं ना, एरे हमने ऑलरेडी पढ़ ली हैं, तो आपको समझ होनी चाहिए कि अब 0 इंडेक्स की वैल्यू अगर डिस्प्ले होगी तो क्या आएगा, 1 इंडेक्स की वैल्यू डिस्प्ले होगी तो क्या आएगा, 0 पे 1, क्योंकि पहले इंडेक्स की वैल्यू क्या है 1। फिर दूसरे इंडेक्स पे क्या पड़ा है हमारे पास, नाम पड़ा है, तो ये नाम आ जाएगा। 9 इंडेक्स पे अगर आप देखें तो आपके पास क्या पड़ा है, कॉपीराइट, तो कॉपीराइट आ जाएगा। अब जैसे यहाँ पे सिंपल मैं अभी आपको क्या करके दिखाता हूँ कि मैं आपको ये जो ई कॉमर्स प्रोजेक्ट टाइटल है, अब ये टाइटल मैं कहता हूँ कि नहीं ये अब जो डेटाबेस से आ रहा है वो वाला टाइटल है। तो अब देखें तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, $रो और यहाँ पे $रो और यहाँ पे क्या यूज़ करना है 1 इंडेक्स, क्योंकि 1 इंडेक्स पे क्या पड़ा है आपका ये पड़ा है। और एग्ज़िट मैं ख़त्म कर देता हूँ ताकि मुझे
ये चीज़ नज़र आए। अब देखें यहाँ पे ई कॉमर्स प्रोजेक्ट लिखा हुआ है। अब देखें डेटाबेस में मैं जाके चेंज करता हूँ, ई कॉमर्स प्रोजेक्ट की जगह क्या कर देता हूँ, जस्ट ई कॉमर्स कर देता हूँ और मैं जस्ट यहाँ से पेज क्या करूँगा, रिफ़्रेश करूँगा और आप देखेंगे ई कॉमर्स प्रोजेक्ट की जगह आप क्या आ रहा है, ई कॉमर्स सिंपल लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, ये अगर आप पूरा देखें तो सिर्फ और सिर्फ ई कॉमर्स लिखा हुआ है। जैसे अभी मैं पुट कर देता हूँ यहाँ पे जस्ट ई, तो आपको क्या नज़र आएगा, जस्ट ई नज़र आएगा। देखा, अब आप जस्ट और जस्ट डेटाबेस में चेंजेस करते जा रहे हैं और यहाँ पे क्या होती जा रही हैं, ऑटोमेटिक चेंजेस होती जा रही हैं। तो अब जो जो चीज़ें हैं यहाँ पे हमने रखी हैं वो आप क्या कर सकते हैं कि वो इसी तरह वेरिएबल्स को वो वैल्यू असाइन करके, जैसे लोगों की वैल्यू है तो लोगों की वैल्यू मैं इसको दे सकता हूँ। अब लोगों की वैल्यू जो डेटाबेस के मुताबिक हमारी कौन सी बन रही है, 0 1 2 3 आइकन है 3 पे और 4 पे लोगो है, तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, 4 इसको देना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 4 दे दूँगा। अगर देखें मैं गलती से 2 दे देता हूँ तो मेरा ये जो लोगो है ये डिस्प्ले नहीं होगा। ये मैंने कंट्रोल F5 किया है क्योंकि सिंपली F5 करने से हो सकता है कि वो जो कैशे से है वो चीज़ें उठा रहा हो, तो आपको हो सकता है यहाँ लोगो नज़र आता। तो कंट्रोल F5 करने से, या नॉर्मली हम उसके लिए क्या करते हैं कि क्रोम के इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाके हम यहाँ से कंसोल में और कंसोल से कंसोल नहीं, सोर्स में नेटवर्क में जाके हम डिसेबल कैशे कर देते हैं। अगर इनेबल कैशे होगी तो फिर बहुत सी चीज़ें जो होती हैं वो उठा रहा होता है कैशे में से ही, तो आप डिसेबल कैशे रखेंगे तो डिसेबल कैशे से नहीं उठाएगा, तो आपको वो न्यू जो चेंजेस होंगी वो नज़र आएंगी। तो अभी देखिए यहाँ पे नहीं आ रहा ना आपका लोगो, लेकिन मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ, 4 कर देता हूँ क्योंकि 4 वाली जो इंडेक्स है वो मुझे लोगो की वैल्यू दे रहा है। तो अगर आप इसको रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ पे आपको लोगो डिस्प्ले होना चाहिए। अगर तो कोई एरर नहीं है तो यहाँ पे लोगो क्या होगा, डिस्प्ले होगा। अब उसने क्यों टाइम लिया है, क्योंकि मैंने डिसेबल किया हुआ है कैशे को, तो वो रिफ़्रेश होने में टाइम लेगा। तो देखें अब यहाँ पे लोगो आ गया। तो अब ये डेटाबेस की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो इसी तरह आप क्या कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें आपका यहाँ पे अक्सर वेबसाइट्स के अंदर आपने देखा होगा कि स्लाइडर होता है हमारा, ये सिंपल सा, इसको भी आप स्लाइडर कह सकते हैं, लेकिन एक सिंपल सा हमारा ये यहाँ पे स्लाइडर है जो शो हो रहा है, जिसमें एक ही इमेज है और ये एक इमेज है और ये टेक्स्ट है, ये आ रहा है। तो इसकी जगह हम क्या करेंगे कि इसको भी हम डायनामिक करने की कोशिश करेंगे, जिसमें हम अलग से एक बनाएंगे, स्लाइडर के नाम से ही आप बना लें, जो कि टेबल बनाएंगे और उसके अंदर हमारी जो भी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है उसको स्टोर करवाएंगे और फिर वहाँ से हम क्या करेंगे, इसको डिस्प्ले करेंगे। आप ख़ुद भी कोशिश कीजिएगा, अगर आपको आज का लेक्चर समझ आ गया है तो आप ख़ुद भी कर सकते हैं। लास्ट लेक्चर जिस पे टेबल बनाना सिखाया था और आज के लेक्चर में जैसे टेबल से वैल्यूज़ फैच करके डिस्प्ले करना सिखाई हैं, तो अगर आप उसी चीज़ को इस पे इम्प्लीमेंट करें तो आप उस पर भी कर सकते हैं। और इसी तरह मेन्यू को भी आप डायनामिक करना चाहें तो आप PHP के साथ और MySQL डेटाबेस के साथ MySQLite डेटाबेस कनेक्टिविटी यूज़ करते हुए आप कर सकते हैं। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो किसी किस्म का तो आप पूछ सकते हैं। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच, ख्याल रखिएगा। अल्लाह।